नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सवाल इंडिया का में। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। इंडिया एट 9 में आज शुरुआत करेंगे। सबसे पहले भारत की जो जबरदस्त प्रदर्शन एशियाई खेलों में इस वक्त चल रहा है। चीन में हो रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। आज एशियाई खेलों के 8वें दिन भारत ने ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में शानदार प्रदर्शन किया। भारत के एथलीट अविनाश सावले ने 5000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही कुछ ही मिनट के बाद गोला फेंक में भारत के तेजिंदर पाल सिंह तूर ने भी गोल्ड मेडल जीता। इस तरह से एशियाड में अब तक भारत 13 गोल्ड मेडल समेत 53 कम से कम मेडलों की अर्धशतक भारत ने पूरी कर ली। 21 खिलाड़ियों ने सिल्वर मेडल, 19 ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस बार एशिया के जो खेल हो रहे हैं, एक और खास बात यह भी रही कि महिला खिलाड़ियों ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। खास तौर से शूटिंग में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने अपने दमखम दिखाते हुए कुल मिलाकर 22 मेडल जीते। इसमें से 7 गोल्ड मेडल भी शामिल हैं, यानी कि कुल 13 गोल्ड मेडल में से 7 शूटर्स को हासिल हुए। एशिया 2023 का आगाज 23 सितंबर को हुआ था। उसके बाद इसका जो समापन समारोह है वो 8 अक्टूबर को होना है। और पक्के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय खिलाड़ी अभी तक जो गर्व का होने का जो मौका जो उन्होंने दिया है, मेडल्स जो टैली है वो एक रिकॉर्ड टैली की तरफ बढ़ रही है। I've been unwell because I've had fever since the last 3 days now, but I think like it saved everybody during COVID. Dojo saved me over here also, but it's been an interesting competition because this is the first time I've been unwell during a competition. But having a team event is what motivates you more because you just don't quit till the end because there's a medal at stake for everybody. So it was I had great support with my coach and Saloni, who's a physiotherapist, so they've been just medicating me every hour they can. तो भारत का जबरदस्त प्रदर्शन, और खास बात यह रही कि महिलाओं का जो प्रदर्शन है, खासतौर से शूटर्स का, वो बिल्कुल कमाल का प्रदर्शन रहा है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लगातार जो कई सालों से, दशकों से अगर मैं कहूँ तो जो ओलंपिक जो खेल हैं उन्हें लगातार कवर करते रहे हैं। बारीकियां देखते हैं कई खिलाड़ियों को। इन्होंने बिल्कुल जीरो से किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग उन्हें आज मेडल जो पोडियम है वहां तक ले गई है, देखा है, विमल ने ट्रैक किया है। विमल, सबसे पहले हाइलाइट्स जो रही इस बार, महिलाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, पर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अर्धशतक पूरा हो चुका है। अभी भी करीब हफ्ता भर बचा है एशियाई खेलों में, तो बिल्कुल ये बात तो पक्की है कि भारत एक रिकॉर्ड मेडल हॉल की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल, पिछले बार 70 था, 70 से हम ज्यादा हो सकते हैं। जो आधिकारिक है, जो एम है, एम्बिशन है, जो नारा बनाया गया है अब की बार 100 पार, वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगता है क्योंकि बहुत सारे इवेंट, आधे से ज्यादा, जैसे शूटिंग में काफी सारे मेडल आए हैं। और दर्शकों के लिए एक और चीज जो हमारे लिए हाईलाइट है, जैसे आपने अंकित कहा, तेजिंदर पाल सिंह तूर, आप जानते हैं गोल्ड मेडल मिला उनको शॉर्टपुट में, और क्या उनकी जर्नी रही है। पिछली बार जब एशियन गेम्स में थे उनके फादर का डेथ हो गया, वो बेचारे सेलिब्रेट नहीं कर पाए। फिर जब वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए गए तो उनकी दादी का डेथ हो गया। और क्या शानदार खिलाड़ी हैं, अभी तक उनके पास उस तरह की नौकरी नहीं है। और लेकिन आप उनसे कभी भी बातचीत कर लीजिए, पंजाब के हैं, कोई मलाल नहीं। अविनाश सावले जो जिन्होंने आज जो गोल्ड मेडल जीता है वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं। एथलेटिक्स में हमेशा से एथलेटिक्स हमारा टॉप स्पोर्ट रहा है एशियन गेम्स में, और कई खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पर्सपेक्टिव की बात करें, बिकॉज आप अंकित आप स्पोर्ट फॉलो करते रहे, देखिए पिछली बार अगर शूटिंग में देखें हमारे पास 2 इंडिविजुअल मेडल था, टीम मेडल नहीं था क्योंकि उस समय टीम इवेंट नहीं था। उस हिसाब से हमारे पास 7 मेडल आया। इस बार भी 2 मेडल आया है, दोनों लड़कियों को, सिर्फ कौर सामरा और पलक को आया है मेडल, जो इंडिविजुअल मेडल है। तो जो टीम मेडल है उसके थ्रू हमारा नंबर्स बढ़ा है। लेकिन ये भी बात माननी होगी कि बाकी खेल, जो बाकी कई खिलाड़ी हैं, जैसे लड़कियों की बात करें, नेक टू नेक फाइट कर रही हैं, और जो एथलेटिक्स
बैडमिंटन है, बैडमिंटन में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, मतलब हम बहुत पास जाकर चुक गए। बहुत एथलेटिक्स से हमें बहुत ज्यादा उम्मीद रहेगी। अभी रेसलिंग का खाता नहीं खुला है, रेसलिंग आखिर में होता है हमेशा। नीरज चोपड़ा का इवेंट बाकी है 4 तारीख को 4:35 पे होगा। तो कई सारे इवेंट्स है जहां पे आपको नंबर्स आएंगे, लेकिन क्या ये और ओलंपिक्स का फिर हम कंपैरिजन करें या पिछले बार से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो वो नंबर तो हम मुझे क्रॉस करता हुआ दिखता है। 70 हमारा हाईएस्ट था जकार्ता में, और वो हम लगातार कर रहे हैं। और उस लिहाजन कहें तो हमारे खिलाड़ी काफी सारे, अब जैसे इक्वेस्ट्रियन देखिए, आज तक कोई मेडल नहीं था ड्रेसाज में। ड्रेसाज जो स्पेशल इवेंट है और जहां टीम में हमें मेडल मिला है, लेकिन ड्रेसाज के खिलाड़ियों के लिए देखिए एक एक घोड़े की कीमत 2 करोड़ से 4 करोड़ रुपए तक होती है, और उनको जाने के लिए काफी फाइट करना पड़ा, कोर्ट में जाना पड़ा और बहुत मुश्किल से गए। जैसे दिव्य कीर्ति के फादर से मैं बातचीत कर रहा था, बेहद नाराज थे, गुस्से में आग बबूला थे, उन्हें अपना घर पुश्तैनी घर बेचना पड़ा घोड़े के लिए। और केवल सिर्फ ये एक प्रॉब्लम नहीं कि सिर्फ यहाँ पे आप बाहर जाते हैं, घोड़ साल में आपको रहना पड़ता है, अपना खाना खुद बनाना पड़ता है, घोड़े का खुद का ख्याल रखना पड़ता है, तो बहुत सारी मुश्किलें भी हैं। लेकिन ये बात माननी होगी कि पहले से स्पोर्ट्स बजट कहीं बेहतर हुआ है। खिलाड़ियों को, ज्यादातर खिलाड़ियों को जो सिस्टम है, असल में सिस्टम भी मल्टी टायर है। जैसे फेडरेशन है, कई फेडरेशन, इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन में जितनी खबर आती है उससे ज्यादा कंट्रोवर्सी आती है। बहुत सारे, मतलब जो प्लेयर्स हैं, कई प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो ये सारी बहुत सारी खबरें आई। बहुत सारे चीजों में बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ है, और वो जो है नंबर्स आपको बढ़ता हुआ दिखता है। एक हीरो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विमल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तेजिंदर पाल सिंह तूर को हमारे साथ जोड़ने के लिए। विमल, आप ही सबसे पहला सवाल शुरू कीजिए। तेजिंदर, बहुत समय से आपको आपका ड्यू नहीं मिला। आपके जब अभी मैं यही अंकित से बात कर रहा था, 2018 में जब आप जकार्ता से आए, फादर का डेथ हुआ, फादर के लिए आप करना चाहते थे, आप क्रिकेट खेलना चाहते थे, और आप बॉलर अच्छे थे, बैटिंग करते थे, छक्के मारते थे। फिर 2000 जब उसके बाद दादी का डेथ हो गया, आज आपको लगता है कि ये जो है बैक टू बैक डिफेंड करना अपना टाइटल, चाइना में जाके डिफेंड करना बहुत मुश्किल हुआ, लास्ट थ्रो में आपने किया। आपको लगता है आज आपके जो फादर, दादी, सबको आपने खुश कर दिया होगा? जी बिल्कुल, जैसे अभी बहुत मुश्किल था मेरे लिए आज का कंपटीशन, क्योंकि मेरी पहली 2 थ्रो फाउल हो गई थी, फिर तीसरी थ्रो में बहुत ज़्यादा प्रेशर में था, तो मेरी लास्ट थ्रो लगी 2036, उसके साथ मेरा गोल्ड मेडल आया। और जो मैंने लास्ट कंपटीशन खेला था, एशियन चैम्पियनशिप बैंकॉक में हुई थी, उधर मेरे ग्रोइन मसल ग्रेड 3 टीयर हो गया था, तो मुझे लग रहा था, भी मुझे लगता है मेरी एशियन गेम्स स्किप हो जाएगी, पर थैंक गॉड भाई ठीक रहा सब कुछ। मुझे लगता है शायद हमारा कनेक्शन टूट गया है, तो हम दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक स्वर्ण पदक विजेता हैं, और अभी मतलब ये समझ लीजिए कि आज इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो हम कोशिश कर रहे थे कि उनसे बातचीत कराए सकें, देश के सामने एक जो हमारे हीरो हैं उनको प्रस्तुत कर सकें। विमल, मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगा, जैसे आप कह रहे थे 100 पार हो ना हो 70 पार जरूर होगा, इसको अगर हम ट्रांसलेट करके देखें, क्योंकि लेवल ऑफ कंपटीशन बिल्कुल अलग हो जाता है ओलंपिक्स में और एशियाई खेलों में, तो हम कितने उत्साहित भारत को होना चाहिए? क्या चीजें हमने इस एशियन गेम्स से सीखी जो हम आगे और अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, एक वक्त था अंकित, जब मैं 98 में 97 में जब राजा भालेंद्र सिंह टूर्नामेंट कवर करता था, तो मुझे कभी लगता नहीं था कि एथलेटिक्स में हम कभी कोई मेडल जीत सकते हैं ओलंपिक्स में। पीटी उषा का हमने मिस करते हुए सुना था 1984 में, उस समय हम लोग स्कूलों में होते थे, तो कभी ऐसा नहीं लगता था कि उसके बाद हम कभी जीत सकते हैं एथलेटिक्स में मेडल। लेकिन जो एथलेटिक्स की मौजूदा जो टीम है, आदिल सुमेरीवाला, ललित बनोट और जो उनके कोचेस हैं, इन लोगों ने एक लंबा प्लान बनाया था, लॉन्ग टर्म प्लान बनाया था, और शुरू में सब इन पे हंसते थे। इन्होंने 4-5 इवेंट ऐसा बनाया था कि थ्रोइंग में या लॉन्ग डिस्टेंस, मिडिल डिस्टेंस रनिंग में ये हमारे प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं। और मैंने जाने से पहले एथलेटिक फेडरेशन में जाके उनसे कई बार उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा था कि देखिए हमारा इसमें आ गया, आप देखिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारे 3 जैवलिन थ्रोअर टॉप 8 में थे,
मतलब ये कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। नीलम जयसिंह होती थी कभी, जब 2003 में वहां से लौटी अकेली तो हीरोइन बनी हुई थी यहाँ पे। आज देखिए 6 प्लेयर आपके वहां जाते हैं और नीरज चोपड़ा आपको लगातार मेडल दे रहा है। और ये जो थ्रोअर्स है, मतलब जो जैवलिन या शॉट पुट, डिस्कस, ये हमारा प्राइम इवेंट है। हमारा रिले बहुत प्राइम इवेंट है। रिले में इस बार हम मेडल की भी, गोल्ड मेडल की भी उम्मीद कर सकते हैं। आपने देखा है रिले प्लेयर्स को, अभी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था वहां पे शानदार प्रदर्शन किया था। जी विमल, तेजिंदर जुड़ गए हमारे साथ दोबारा। तेजिंदर बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको बधाई, कांग्रेचुलेशन। पूरे देश को आज गौरवान्वित कर दिया है आपने। तो क्या कहना चाहेंगे अपने साथी खिलाड़ियों को और देशवासियों को सबसे पहले, उसके बाद विमल आपसे सवाल पूछेंगे। जी आज अपने इंडिया के बहुत मेडल आए, 2 गोल्ड आए, सिल्वर आए, ब्रॉन्ज आए। ये इंडिया के लिए आज बहुत अच्छा दिन था एथलेटिक का, और आने वाले दिनों में भी अपने बहुत मेडल आएंगे। मुझे लग रहा है जो जकार्ता में मेडल आए उससे ज्यादा इस बार हम पार कर जाएंगे। तेजिंदर, एक जो बात है जो हम लोग कई समय से बात कर रहे हैं कि आपने प्रैक्टिस में 21 क्रॉस किया हुआ है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल में करते हैं, तभी चाहे लैमिचे हैं या और भी जो 2-3 लोग हैं, जो लैमिचे तो मैं मिडिल डिस्टेंस रनर के कर, जब 21 आप पार करिएगा तो आप मेडल जोन में आते हैं ओलंपिक्स के। आपको लगता है कि अभी से लेके उतना टाइम है पेरिस के लिए कि हम इस बार आपके थ्रू या एक से ज्यादा मेडल हम ओलंपिक्स में उम्मीद कर सकते हैं एथलेटिक्स के थ्रू? जी बिल्कुल, जैसे अब मैं इस साल पूरा फिट था, 2177 के साथ मैंने एशिया और नेशनल रिकॉर्ड किया था। तो उसके बाद मेरी ग्रोइंग इंजरी होगी, तो मैं अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप मुझे स्किप करनी पड़ी, मैं उधर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। तो ऐसे ही मेरे साथ लास्ट ईयर ओलंपिक में भी हुआ था, तब मेरे रिस्ट की प्रॉब्लम आई थी, तब मुझे उधर ऑपरेट कराना पड़ा। फिर उसका एक्चुअली मैं अपने आप को वर्ल्ड लेवल पर शो ही नहीं कर पाया अभी, अपनी परफॉर्मेंस भी। इंडिया का भी 22 मीटर का भी थ्रोअर है। बहुत बड़ी बात है, बहुत ऑनेस्टी से आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल, अंकित पूछिए आप। तेजिंदर, मैं बस आपसे यही पूछना चाहूंगा कि अब जो विमल बात कर रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि इस वक्त आप काफी अच्छी फॉर्म में हैं, तो अब से पेरिस तक का आपका रास्ता कैसा रहेगा कि जब मैं अगली बार आपसे बात करूं तो एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट से हम बात कर रहे हो? जी बिल्कुल, मैं पूरी अपनी कोशिश करूंगा। मैं अपने देश के लिए ओलंपिक में, जैसे नीरज ने गोल्ड मेडल जीता था, मैं भी जीतूं, नेशनल एंथम हमारा पेरिस में बजे। मैं पूरी हार्ड वर्क करूंगा इसके लिए। तेजिंदर, आपके पास अगर आवाज आ रही हो हमारी, मतलब हाँ जी। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आपने पिछली दफा, तेजिंदर आपको अब तक अगर आवाज आ रही है, मैं आपने कहा था पिछली बार कि जब आप हाँ, आपने कहा था कि जब जीतते हैं तो लड़कियों की तरह आप गोलगप्पा खाना बहुत पसंद करते हैं। अब कैसे सेलिब्रेट करेंगे? इस बार अच्छे से सेलिब्रेट करना है, हम लोग भी पार्टी ज्वाइन करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, अभी जैसे पिछले 1 साल से मैं पूरी कंटिन्यू ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैं अपनी फैमिली को भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया। मैं सबसे पहले तो अपनी फैमिली को कहीं वेकेशन पर जाएंगे और पार्टी करेंगे बहुत अच्छे, जैसे टिक्की गोलगप्पे खाएंगे अच्छे। दिल्ली में मुझे बहुत बढ़िया जगह पता है गोलगप्पे की। जब आप दिल्ली लैंड करेंगे तो आप दोनों को मैं लेके चलता हूं इस बार गोलगप्पे खिलाने के लिए, वहीं पे सेलिब्रेट किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तेजिंदर, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, आपने देश का नाम गौरवान्वित किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैनी कांग्रेस। चलिए, तो ये आप गोल्ड मेडलिस्ट से मिल रहे थे जिन्होंने एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल लेकर भारत का नाम ऊंचा किया है, और इनसे उम्मीदें अब यही होंगी कि और पूरा ताकत दमखम से पेरिस ओलंपिक में जाएंगे और शायद भारत के लिए वहां पर भी भारत का नाम ऊंचा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। आप कुछ राजनीति से जुड़ी आपको खबर बता देते हैं। दिल्ली के अंदर एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, वो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। इस बैठक में पार्टी 5 जो इस साल के अंत में महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, उस पर अहम फैसला लेने के लिए यह बैठक की जा रही है।
बीजेपी की इस बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, खासकर से राजस्थान पर। चुनाव को लेकर किसी बड़े फैसले का जो कयास है वो लगातार लगाया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये खबर आ रही है कि राजस्थान में बीजेपी के 30 से 40 नाम जो हैं वो तय हो चुके हैं। उनकी आधिकारिक घोषणा जो है होना अभी बाकी है। तो इस खबर पर इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी वसुधा वेणुगोपाल जुड़ रही हैं, जो दिल्ली से यहां पर जो पूरी गतिविधि है उस पर नजर रखे हुए हैं, और साथ ही साथ राजस्थान से हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। हर्षा, आपने कुछ देर पहले खबर ये दी थी कि आधिकारिक जो फैसला जो है, नाम अनाउंसमेंट जो है वो थोड़ी देर में होगा। तो क्या इस 30 से 40 नामों में, क्योंकि लोगों की धड़कन बढ़ी हुई होगी, कई एमपीज और केंद्रीय मंत्रियों की धड़कन भी बढ़ी होगी, उनका भी नंबर आने वाला है मध्य प्रदेश की तरह? जी देखिए, ये घोषणा कब होएगी ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन करीब करीब 40 नामों पर सहमति बन गई है। ये हमें सोर्सेस के अनुसार पता चला है। अब कौन हो सकते हैं ये 40 नाम? ये 40 नाम वो टिकट शायद हो सकते हैं जहां पर, जो हम कहते हैं ए और डी कैटेगरी, यानी कि वो टिकट जहां पर बीजेपी ने करीब करीब तय कर लिया है कि ये लोग चुनाव लड़ेंगे, ज्यादा इससे विवाद, ज्यादा इससे स्ट्रेटेजाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, डिसीजन हो जाता है। डी कैटेगरी जहां पर मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो उसको बड़ा उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी, उसमें भी वो डिसाइड कर देते हैं। वो कभी सीट जीती ही नहीं है उन्होंने, इस टाइप की सीटें होती हैं। तो ये जो करीब सीट्स हैं 40, इन पर करीब करीब बताया जा रहा है कि नाम फाइनल हो गए हैं और लिस्ट तैयार है। जारी कब होगी ये हमें नहीं मालूम है। हो सकता है उसको आज नहीं करे या कल भी नहीं करे, जब उनको सही लगेगा टैक्टिकली वो जारी करेंगे। पर 40 नेम्स पर सहमति हो गई है। हाँ, जो आप कह रहे हैं एमपीज, इस लिस्ट में उनके नाम है या नहीं, इस पर हमको जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात क्लियर है कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है उसमें करीब 1 डजन एमपीज को ऑफर दिया जाएगा कि आप एमएलए चुनाव लड़ो। इसकी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि जैसे कोई ऐसी सीट्स है जहां पर वो बीजेपी कभी नहीं जीत पाई है, जैसे पोखरण जोधपुर से अड़ता हुआ है। मैं उदाहरण के तौर पर कह रही हूँ, उदाहरण के तौर पर पोखरण है, बहुत मुश्किल सीट है बीजेपी के लिए। वहां पर वो गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनाव लड़ा सकते हैं, वो भी सीट जीत के आएंगे। और फिर क्या होगा कि आप जो एमपीज और इसका जो पूरा एक चर्निंग होगा, क्योंकि शफल करेंगे सबको, तो अगर शफलिंग होगी तो एक नया नेतृत्व एक तरह से तैयार होगा। और जो वसुंधरा फैक्टर है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है बीजेपी के लिए। वसुंधरा राजे को नहीं प्रोजेक्ट करना फेस, उसको देखते भी बीजेपी को एक स्ट्रैटेजी तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो फैक्टर है उससे लोगों के एंथुजियाज्म में जरूर फर्क पड़ेगा जब कैनवेसिंग और कैंपेनिंग शुरू होगी। हर्षा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वसुधा के पास भी चलते हैं, क्योंकि वसुधा जहां पर हैं वहीं से ये खबर निकल कर आनी है कि कब नामों का अनाउंसमेंट होने वाला है। प्रधानमंत्री भी यहां पर पहुंच चुके हैं। वसुधा, तो ये जो पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि कितने एमपीज कौन कहां पर जाएगा, राजस्थान पर खास फोकस है। लगातार मीटिंग्स राजस्थान को लेकर हुई, वसुंधरा राजे के साथ हुई, अमित शाह और जेपी नड्डा रात को पहुंचे राजस्थान, वहां पर भी उन्होंने बातचीत की। आप क्या सुन रही हैं, क्या खबर, और कब तक कुछ बड़े अनाउंसमेंट होने वाले हैं? अंकित, बेसिकली 3 चीज़ों पर एक्सप्लोर कर सकते हैं सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। एक तो पहली बात यह है कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ से बीजेपी ने एक भी सूची जो है जाहिर नहीं की है। मध्य प्रदेश में आप देखोगे तो 79 उम्मीदवारों के नाम घोषित हो गए हैं और छत्तीसगढ़ में 21 नाम जो है अनाउंस हो चुके हैं। लेकिन राजस्थान में पार्टी जो है बहुत ही ज़्यादा संभल के चल रही है, क्योंकि पार्टी के सूत्रों के हिसाब से यहाँ पर जो रेबल कैंडिडेट्स और फॉल्ट लाइन्स का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा पड़ता है, बिकॉज एवरी 5 ईयर्स यहाँ पर सरकार बदलती है। इसके कारण पार्टी जो है बहुत ही ज़्यादा संभल के चलती है। जिस लास्ट वीक जो मीटिंग्स हुई हैं अमित शाह, जेपी नड्डा, स्थानीय नेताओं के साथ, उसमें जो परिवर्तन यात्रा रही है बीजेपी की, उसका पूरी तरह से जो है फीडबैक लिया गया है। पूरी तरह से एक तरीके का न्यूज़ गैदरिंग लिया गया था कि कहाँ पे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला, कहाँ पे नहीं मिला। तो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूटली डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान को, क्योंकि पार्टी को लगता है कि जितने भी स्टेट्स हैं 5 स्टेट्स, उसमें से राजस्थान में सबसे ज़्यादा चांस है बीजेपी का, उनके इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से।
अशोक गहलोत के सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जबकि वेलफेयर मॉडल है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद पार्टी को लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा चांस है, इसलिए वो कोई भी चूक जो है वो छोड़ना नहीं चाहती है। हमें बताया जा रहा है कि अब जैसे पितृपक्ष शुरू हो गया और बीजेपी इन सारी चीज़ों में मानती भी हैं, तो ऐसा बोला जा रहा है कि आज डिस्कशन तो हो जाएगा, फाइनल मोहर लग तो जाएगी, 50 नामों पे डिस्कशन होगा, उसमें से 30 to 35 नाम शायद पूरी तरह से फाइनलाइज भी हो जाएंगे। लेकिन आपको याद होगा 16 को सीईसी बैठक बैठी थी एमपी की, उसके बाद 25 को जाके घोषणा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा कंसल्टेशंस के बाद ही ये जो है डिसाइड करेंगे। और वसुंधरा राजे का क्या रोल और फ्रेमवर्क रहेगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सूत्रों के हिसाब से ऐसा नहीं कि वो डैमेज करेंगी या कुछ, वो पार्टी ज़रूर चाहती है कि पूरी तरह से वो इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि वो उनकी सबसे इंपॉर्टेंट फेस है, पॉपुलर है, पैन स्टेट फेस है, तो उसके कारण भी जो भी बैलेंसिंग ऑफ हर एस्पिरेशंस और बैलेंसिंग ऑफ पार्टीज डिमांड्स वो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए यहाँ पे आज स्थानीय नेता भी हैं, उसके साथ साथ बड़े बड़े नेता आ गए हैं और मीटिंग शुरू हो गई है और हमें लगता है कि 3-4 घंटे में मीटिंग खत्म होगी। 3-4 घंटे तक ये मंथन चलता रहेगा। वसुधा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान को लेकर खास मंथन जो है वो हो रहा है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर भी बातचीत होगी, वहां पर भी कई नेता हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, उनका क्या होगा, उस सवाल का भी शायद इस मीटिंग के बाद जवाब जरूर बीजेपी ढूंढ लेगी। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। मणिपुर में 2 युवाओं की हत्या का मामला जो है वो सीबीआई और मणिपुर पुलिस ने इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 नाबालिग आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। इसमें 2 पुरुष 2 महिलाएं हैं और 2 नाबालिग लड़कियां हैं। गिरफ्तार लोगों ने एक आदिवासी विद्रोही संगठन से संपर्क में है, ऐसा पुलिस का दावा है। गिरफ्तार किए गए 4 लोगों को सीबीआई के क्षेत्रीय मुख्यालय में रखा गया है। जहां में जो एक दो स्टूडेंट, एक लड़की और एक लड़का को जो हाइनेस क्राइम, उसको मर्डर किया था, पकड़ने के बाद में उसको हम लोग ने अभी तक नहीं पकड़ सका था। लेकिन कल परसों से ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने वो एक सीबीआई का स्पेशल डायरेक्टर को अलोंग विद 5 से सीनियर ऑफिसर यहाँ भेज के कैम्प करके रखा है। और कैम्प करने के बाद में विद द सपोर्ट ऑफ द इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस, असम राइफल्स और स्टेट पुलिस कंबाइंड टीम करके आज 4 एक्यूज पकड़ लिया है। भारत में अफगानिस्तान दूतावास आज से बंद हो रहा है और इस पर अफगानिस्तान की तरफ से औपचारिक बयान आ गया है। भारत में अफगानिस्तानी दूतावास जो है वो बंद किए जाने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। मुश्किल समय में भारत से उपेक्षित मदद जो है वो ना मिलना, ऐसा अफगानिस्तान ने कहा है। अफगानी नागरिकों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा है दूतावास। संसाधनों की कमी को भी एक कारण बताया गया है। कम किए गए कर्मचारी, कामकाज पर असर। अफगानिस्तान की तरफ से इस बात का खंडन किया गया है कि उसके राजनयिक दूसरे देशों में शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं।